लकड़हारे का बेटा। एक रोज का जिक्र है, शहजादी गुल सनोबर महल के बाग में झूला झूल रही थी। इसकी देखभाल करने वाली कनीजें भी इसके साथ साथ थीं। मलिका और बादशाह भी वहीं थे और एक तख्त पर बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शहजादी को बाग में झूला झूलना बहुत अच्छा लगता था। वो अपनी कनीजों के साथ रोज शाम को यहाँ आती थी। आज इसके साथ मलिका और बादशाह भी आ गए थे। शहजादी हसब मामूल झूला झूल रही थी कि अचानक उसकी नज़र एक निहायत खूबसूरत परिंदे पर पड़ी। इसका रंग सुनहरी था और सर पर एक छोटा सा ताज भी था। वो दरख्त पर बैठा उसे ही देख रहा था। इसकी खूबसूरती देखकर शहजादी गुल सनोबर दंग रह गई और झूले से उतरकर इस दरख्त के नज़दीक आ गई जिस पर वो खूबसूरत परिंदा बैठा हुआ था। इसने परिंदे से कहा, तुम कितने खूबसूरत परिंदे हो, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खट्टी मीठी रस भरी खिलाऊंगी। उसकी बात सुनकर परिंदे ने कहा, मेरा दिल तो चाह रहा है कि तुम जैसी अच्छी और खुश अखलाक लड़की के साथ कुछ देर बैठकर बातें करूं और खट्टी मीठी रस भरियां खाऊं, मगर मैं तो नगर नगर की सैर करने के लिए निकला हूं, इसलिए चलता हूं। ये कहकर उसने अपने पर फड़फड़ाए और उड़ गया। शहजादी सनोबर को बहुत हैरत हुई कि वो खूबसूरत परिंदा इंसानों की तरह बातें करता था। वो भागकर बादशाह के पास आई और बोली, अब्बा हुजूर, मुझे वो बोलने वाला परिंदा चाहिए, अभी इसी वक्त। पहले तो बादशाह की समझ में कुछ नहीं आया कि शहजादी सनोबर क्या कह रही है, मगर जब कनीजों ने बताया कि दरख्त पर एक सुनहरी परिंदा आकर बैठा था और इंसानी जुबान में कुछ कह रहा था, तो बादशाह ने कहा, बेटी, मैंने कहानियों में तो सुना है कि पिस्तान में कुछ ऐसे परिंदे भी होते हैं जो इंसानों की तरह बातें करते हैं। वो परिंदा पिस्तान से ही आया होगा, हो सकता है वो कल फिर आए। अगले रोज शहजादी सनोबर इंतजार ही करती रही, मगर वो परिंदा दोबारा वहां नहीं आया। इसकी फिक्र में शहजादी ने पूरे दिन ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। जब रात हुई तो वो बिल्कुल ही नाउम्मीद हो गई और मलिका के गले लगकर रोने लगी। मलिका ने इसे मुख्तलिफ तरीकों से बहलाने की कोशिश की, मगर इस अजीब और गरीब परिंदे के ख्याल को शहजादी सनोबर के दिल से ना निकाल सकी। अपनी चहीती बेटी की उदासी देखकर बादशाह भी परेशान हो गया था। उसने बहुत सारे खिलौने मंगवाकर शहजादी गुल सनोबर को दिए, मगर उसने इन खिलौनों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। जब 2-3 रोज इसी तरह गुजर गए तो मलिका और बादशाह की तशवीश में इजाफा हो गया। शहजादी गुल सनोबर उन चंद रोजों में निहायत कमजोर हो गई थी। उन्हें यह डर था कि वो कहीं बीमार ना पड़ जाए। बादशाह के जहन में एक ख्याल आया। इसने सोचा कि वो शहजादी के साथ पिस्तान जाकर इस परिंदे को तलाश करके अपने साथ लाए ताकि इसे पाकर वो खुश हो जाए। ये बात इसने जब मलिका को बताई तो वो बोली, अगर आप इस सफर पर रवाना हुए तो हुकूमत कौन चलाएगा? इस परिंदे को तलाश करते करते न जाने कितने दिन लग जाएं। इस दौरान रियाया की खबरगिरी कौन करेगा? आप ऐसा करें कि ये ऐलान करवा दें कि जो भी पिस्तान से इस अजीबो गरीब परिंदे को लेकर आएगा उसे बहुत सी अशरफियां इनाम में दी जाएंगी। बादशाह को मलिका की यह तजवीज़ पसंद आई और उसने ये ऐलान करवा दिया। इनाम का सुनकर बहुत से लोग किस्मत आजमाने के लिए निकल खड़े हुए। पिस्तान बहुत दूर था और उसका रास्ता भी पर खतरनाक था। गुल सनोबर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। दोनों नौजवान अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर उस पर खतर सफर पर रवाना हो गए। इनमें से एक का नाम शहरयार था और वो एक लकड़हारे का बेटा था। दूसरे नौजवान का नाम सलीम था और उसका बाप रेशमी कपड़ों का ताजिर था। सलीम चूंकि एक दौलतमंद ताजिर का बेटा था, इसलिए इसमें बहुत गुरूर था। इसने शहरयार से कहा, तुम जाकर अपने बाप के साथ जंगल से लकड़ियां काटो और उन्हें गधे पर लाद कर शहर में बेचो। तुम उन चक्रों में कहाँ पड़ गए हो? शहरयार ने इसकी बात का बुरा नहीं मनाया, मुस्करा कर बोला, लकड़ियां तो मेरे अब्बा काट लेंगे, तुम उसकी फिक्र छोड़ो। हमारे बादशाह सलामत और उनकी मलिका बहुत अच्छी हैं। वो दोनों अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखते हैं।
इन लोगों के अच्छे सलूक की वजह से हमारे मुल्क में शेर और बिक्री एक घाट पानी पीते हैं। अपने बादशाह सलामत की वजह से हम लोग बहुत खुशहाल हैं। अब उन पर वक्त पड़ा है तो हमारा भी फर्ज है कि हम उनकी मदद करें। मुझे इनाम का लालच नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि वो परिंदा जल्द से जल्द लाकर बादशाह सलामत के हवाले कर दूँ ताकि उनकी बेटी खुश हो जाए और हमारे बादशाह और मलिका की फिक्र दूर हुए। वो बातें करते करते काफी दूर निकल आए थे। इस वक्त वो एक मैदान में थे जिसमें कहीं कहीं बड़े दरख्त भी नजर आ रहे थे। एक दरख्त के नीचे उन्होंने एक बूढ़ी औरत और उसके शौहर को देखा। शहरयार और सलीम को आता देखकर बूढ़ा शख्स खड़ा हो गया और उन्हें रखने का इशारा किया। वो बूढ़े शख्स, तेरा दिमाग खराब है जो हमारा रास्ता रोक रहा है। सलीम ने निहायत गुस्से से कहा और घोड़े पर बैठे बैठे झककर एक हाथ से धक्का देकर बूढ़े को एक तरफ हटा दिया और घोड़ा भगता हुआ आगे निकल गया। बेचारा बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ा। इसे गिरता देखकर उसकी बीवी चीख चीख कर दहाइयां देने लगी और इसे जमीन से उठाने की कोशिश करने लगी। ये देखकर शहरयार जल्दी से घोड़े से नीचे उतरा, बूढ़े को जमीन पर से उठाया और बोला, मोहतरम बुजुर्ग, आपको चूक तो नहीं आई? बूढ़ा कराहता हुआ खड़ा हो गया और बोला, बुरा हो इस बदबख्त का। मुझे पहले से पता होता कि वो ऐसा है तो मैं कभी इसे छोड़िए। मुझे बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शहरयार ने निहायत नरमी से कहा, बेटा, हम सुबह से घर जाने के लिए निकले होते हैं। मैं अपनी बीवी के साथ अपनी बहन के घर से आ रहा हूँ। हमारा गांव यहाँ से चंद कोस के फासले पर है। हम बूढ़े हैं, चल चल कर बुरी तरह थक गए हैं। भूख से बुरा हाल है। घर पहुंची तो खाना खाएं और आराम करें। तो मेरे पास घोड़ा मौजूद है। तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर हमें गांव तक पहुंचा दो। बूढ़े की बात सुनकर शहरयार ने अपना खाना निकालकर उन दोनों को दिया। ये खाना इसकी माँ ने इसके साथ कर दिया था ताकि सफर के दौरान उसे भूख लगे तो वो इसे खा ले। जब वो दोनों खाना खा चुके तो शहरयार ने दोनों को घोड़े पर सवार कराया और खुद घोड़े की बाग पकड़कर तेज तेज कदमों से उनके गांव की समत रवाना हो गया। दोनों मियाँ बीवी इसे दुआएं दे रहे था। शाम होते होते वो एक गांव में पहुंच गए। इसी गांव में बूढ़े मियाँ बीवी का घर था। घर पहुंचकर बूढ़े और उसकी बीवी ने बड़े इसरार से शहरयार को इस बात पर आमादा कर लिया कि वो अगले रोज तक उनके घर ही ठहरे, क्योंकि रात सर पर थी और रात को सफरियों भी मुनासिब नहीं होता। शहरयार ने उनकी बात मान ली। रात खाने के बाद बूढ़े ने कहा, अब नौजवान, तुम बताओ कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? जवाब में शहरयार ने इसे पूरी कहानी सुना दी और बताया कि वो बोलने वाले परिंदे की तलाश में पिस्तान जा रहा है ताकि इसे ले जाकर शहजादी गिल सनोबर के हवाले कर सके। इसकी बात सुनकर बूढ़ा सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद इसने कहा, पिस्तान में कुछ ऐसे नायाब परिंदे भी होते हैं जो इंसानों की तरह बातें करते हैं, मगर उन्हें वहां जाकर तलाश करना पड़ेगा। पिस्तान जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ते पर खतरात बहुत हैं और उसका रास्ता भी बहुत तवील है। दूसरा रास्ता करीब का रास्ता है। अगर घोड़ा तेज रफ्तार हो तो 1 घंटा में वहां पहुंचा जा सकता है। इस रास्ते पर कोई खतरा भी नहीं है। अगले रोज शहरयार सुबह सवेरे बेदार हो गया। बूढ़े ने इसे पिस्तान का रास्ता अच्छी तरह समझा दिया था। वो रवाना होने लगा तो बूढ़े ने अपने घर के पिछले हिस्से में लगे दरख्तों से बहुत सारे अमरूद तोड़कर उसे दिए और बोला, पिस्तान के परिंदे अमरूद बहुत शौक से खाते हैं। ये फल पिस्तान में नहीं होता है, इसीलिए उनकी तलाश में वो इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं। तुम ये अमरूद अपने पास रखो। मुझे यकीन है कि उनकी खुशबू वहाँ के परिंदों को तुम्हारी तरफ मुतवज्जे कर देगी। हो सकता है इनमें कोई ऐसा परिंदा भी हो जो इंसानों की तरह बातें करता हो। शहरयार ने अमरूद लेकर उसका शुक्रिया अदा किया और घोड़े पर सवार होकर वहां से रवाना हो गया। जिस रास्ते पर उसका घोड़ा दौड़ रहा था वो बहुत साफ सुथरा और हमवार था। वो बहुत जल्द पिस्तान
हुसैन और जमील पर यहाँ खूबसूरत और रंग बिरंगी लिबास पहने उधर से उधर उड़ती फिर रही थी। वे ज़ात बाज़ारों में घूम फिर रहे थे और मुख्तलिफ अशिया की ख़रीदारी में मसरूफ़ थे। शहरयार ने एक मैदान के चारों तरफ बहुत सारे परीज़ादों का झमघटा देखा। वो करीब गया तो पता चला कि वहाँ 2 दीवोहे की कुश्ती हो रही है और ये सब इन दीवोहे की कुश्ती देखने के लिए जमा थे। इसका भी दिल चाहा कि दीवोहे की कुश्ती देखे, मगर उसने वक्त ज़ाय करना मुनासिब ना समझा और बोलते परिंदे की तलाश में चल पड़ा। इसकी नज़रें दरख्तों पर लगी हुई थी ताकि उसे परिंदे नजर आ जाएं। चलते चलते वो एक बाग में पहुंचा। वहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े निहायत खूबसूरत परिंदे फिजा में उड़ते फिर रहे थे। वो सब अपनी सुरीली आवाज़ों में चहचहा रहे थे, मगर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो इंसानी ज़बान में बातें कर रहा हो। शहरयार को मायूसी तो हुई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने घास पर बैठकर खुशबू के सामने खुशबू से जितने हो गई है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। मैं तुम्हें ले जाकर इसी शहजादी के हवाले कर दूंगा। वहाँ महल में तुम बहुत आराम से रहोगी। मैं इसे बता दूंगा कि वो तुम्हें पिंजरे में बंद ना करे। शहरयार ने कहा, मैं कि कुछ रोज पहले शहजादी से मिल चुका। शहर घूमने फिरने निकला था और इत्तेफाक से महल के बाग में मेरी शहजादी से मुलाकात हो गई थी। वो एक बहुत अच्छी और खुश अखलाक लड़की है। मैं बखुशी उसके पास रहने को तैयार हूँ। परिंदे ने कहा और उड़कर शहरयार के हाथ पर बैठ गया। शहरयार का मकसद पूरा हो गया था, लिहाजा वो वापसी के सफर पर रवाना हो गया। परिंदा काफी ऊंचाई पर उसके घोड़े के साथ उड़ रहा था। अभी वो अपने मुल्क की हुदूद में दाखिल हुआ ही था कि उसने सलीम को दूर से आते हुए देखा। इसकी हालत इंतहाई खराब थी। इसका जिस्म धूल मिट्टी से अटा हुआ था और कपड़े भी बहुत बोसीदा हो गए थे। इसका घोड़ा भी निहायत कमजोर हो गया था। शहरयार समझ गया कि परिस्तान जाने के लिए सलीम इस पर खतर रास्ते पर निकल गया होगा, जिसके बारे में बूढ़े ने इसे बताया था। सलीम ने भी उसे देख लिया था। वो इसके करीब आया। दोनों एक दूसरे से मिले। शहरयार के पूछने पर सलीम ने बताया, मुझसे बड़ी गलती हुई जो मैं इनाम के लालच में इस सफर पर निकल खड़ा हुआ। फिलिस्तीन के रास्ते में बड़े खतरात थे। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूँ। शहरयार ने इसे अपनी कहानी सुनाई और बताया कि उसने उन बूढ़े मियाँ बीवी को अपने घोड़े पर बिठाकर उनके गांव पहुंचाया था। बूढ़े ने खुश होकर उसकी मदद की, जिसकी वजह से वो बोलने वाला परिंदा हासिल करने में कामयाब हो गया है। वो परिंदा तो मेरे पास नजर नहीं आ रहा। कहाँ है वो? सलीम ने बड़े इश्तियाक से पूछा। शहरयार ने आसमान की तरफ देखते हुए ऊपर इशारा किया।
सलीम ने देखा कि एक खूबसूरत सुनहरी परिंदा उनके सरों पर मंडला रहा है। उन्हें बातें करता देखकर परिंदे ने चलाकर कहा, शहरयार जल्दी करो, ऐसा ना हो कि रात हो जाए। शहरयार ने सलीम को खुदा हाफिज कहा और अपने घोड़े को चलने का इशारा किया। सलीम ने इसे जाता देखा तो बोला, अगर मैं उन बूढ़े मियाँ बीवी के साथ बुरा सलूक नहीं करता तो मुझे भी बोलता परिंदा मिल जाता। शहजादी के पास ऐसे 2 परिंदे हो जाते। मैंने अपनी बदअखलाकी की वजह से इनाम हासिल करने का मौका ज़ाय कर दिया है। मुझे अपने बुरे सलूक और गुरूर की सज़ा मिल गई है। ये कहकर वो भी अपनी राह हो लिया। शहरयार महल पहुंचा तो सुनहरी परिंदे को देखकर शहजादी गुल सनोबर खुश हो गई। परिंदा भी बहुत जल्द इससे मानूस हो गया था। शहजादी जहां भी जाती वो इसके पीछे पीछे होता। शहरयार के कहने पर शहजादी गुल सनोबर ने वादा कर लिया था कि वो परिंदे को पिंजरे में नहीं रखेगी। शहजादी गुल सनोबर को खुश देखकर बादशाह और मलिका ने भी सिख का सांस लिया। बादशाह ने शहरयार की हिम्मत और बहादुरी की बहुत तारीफ की। रात हो गई थी, इसलिए बादशाह ने शहरयार को घर नहीं जाने दिया और इसे शाही मेहमान खाने में ठहराने का हुक्म दिया। अगले रोज हसब वदा बादशाह ने शहरयार को बहुत सारी अशरफियां इनाम में दी। शहरयार ने इसका बहुत शुक्रिया अदा किया और अशरफियों का थैला अपने घोड़े पर रखकर महल से रुखसत होने लगा। शहजादी गुल सनोबर अपने सुनहरी परिंदे के साथ इसे खुदा हाफिज कहने आए। शहरयार महल से निकला तो इसका रुख अपने घर की जानिब नहीं था। वो बड़ी तेजी से अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ इस बूढ़े के गांव की जानिब जा रहा था, जिसकी मदद की वजह से वो बोलने वाला परिंदा हासिल करने में कामयाब हुआ था। वो उनके गांव में पहुंचा तो बेचारा बूढ़ा बीमार पड़ा था और उसकी बीवी इसकी देखभाल में लगी हुई थी। बीमारी की वजह से बूढ़ा अपने काम पर भी नहीं जा सका था। ऐसे में शहरयार की दी हुई रकम उनके बहुत काम आई थी। शहरयार को देखकर दोनों मियाँ बीवी खुश हो गए। शहरयार ने अपनी कामयाबी की खबर उन्हें सुनाई। फिर उसने बादशाह के दिए हुए इनाम में से आधी अशरफियाँ बूढ़े के हवाले की और बोला, आधे इनाम के अब भी हकदार हैं। अगर आप मेरी मदद ना करते तो मुझे रह कभी भी ना मिलता। वो परिंदा इतनी बहुत सी अलिफ अशरफियाँ पाकर वो दोनों खुश हो गए और शहरयार को दुआएं देने लगे।